कैलेंडर देखकर आकाश चौंक उठा। बोला, अरे मुझे तो याद ही नहीं था कि कल 25 जनवरी है। कल माँ का जन्मदिन है। कल हम लोग अपनी माँ का बर्थडे मनाएंगे। पल भर में ही उसने शोर मचा दिया। लता जी झेंप गई कि क्या वे बच्ची है जो उनका जन्मदिन मनाया जाए। फिर इससे पहले कभी जन्मदिन मनाया भी तो नहीं था जो वे खुश होती। अगली सुबह भी और दिनों की तरह ही थी। मनोज साहब सुबह की सैर के लिए निकल गए। लता जी आंगन में आकर महरी और दूध वाले के इंतजार में टहलने लगी। तभी आकाश की पत्नी सुधा ने पुकारा, माँ चाय। आज के भौतिकवादी युग में सुबह सवेरे कमरे में बहू चाय दे जाए, इससे बड़ा सुख और कौन सा होगा। लता जी बहू का मुस्कुराता चेहरा निहारती रह गई। सुबह इत्मीनान से आंगन में बैठकर चाय पीना उनका एकमात्र शौक था। पहले स्वयं बनानी पड़ती थी, लेकिन जब से सुधा आई है बनी बनाई चाय मिल जाती है। अपने पति आकाश के माध्यम से उसने लता जी की पसंद नापसंद की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। बड़ी बहू रेनू बैंक में है। सुबह रोहित और रेनू दोनों एक साथ दफ्तर के लिए निकलते हैं, इसलिए दोनों के लिए सुविधाएं जुटाना लता जी अपना कर्तव्य समझती थी। छोटे बेटे आकाश ने पढ़ाई पूरी कर लिया तो लता जी को पूरी उम्मीद थी कि उसने भी रोहित की तरह अपने साथ पढ़ने वाली कोई लड़की पसंद कर ली होगी। इस जमाने का यही तो प्रचलन है, एक साथ पढ़ने या काम करने वाले युवक युवतियां प्रेम विवाह करके अपने माता पिता को मैच ढूंढने की जिम्मेदारी से खुद ही मुक्त कर देते हैं। लेकिन जब आकाश ने उन्हें वधू ढूंढ लाने के लिए कहा तो वे दंग रह गई थी। कैसे कर पाएंगी यह सब। एक जमाना था जब मित्रगण या सगे संबंधी मध्यस्थ की भूमिका निभाकर रिश्ता तय करवा देते थे। योग्य लड़का और प्रतिष्ठित घराना देखकर रिश्तों की लाइन लग जाती थी। अब तो कोई बीच में पड़ना ही नहीं चाहता। समाचार पत्र या इंटरनेट पर फोटो के साथ बायोडाटा डाल दिया जाता है। आजकल के बच्चों की विचारधारा भी तो पुरानी पीढ़ी की सोच से सर्वथा भिन्न है। रोहित रेणु को देखकर लता जी मन ही मन खुश रहती कि दोनों की सोच तो आपस में मिलती ही है। उन्हें भी पूरा पूरा मान सम्मान मिलता है। अखबार में विज्ञापन के साथ साथ इंटरनेट पर भी आकाश का बायोडाटा डाल दिया था। कई प्रस्ताव आए। लता जी की नज़र एक बायोडाटा को पढ़ते हुए उस पर ठहर गई। लड़की का जन्म स्थान उन्हें जाना पहचाना सा लगा। शैक्षिक योग्यता बीए थी। कॉलेज का नाम भारतीय विद्यालय शेखपुर देखकर वे चौंक उठी। कई यादें जुड़ी हुई थी उनकी इस कॉलेज से। वे स्वयं भी तो इस कॉलेज की छात्रा रह चुकी थी। उसी कॉलेज में जब वे संगीत पुरस्कार पा रही थी तब समारोह के बाद मनोज जी ने उनका हाथ मांगा तो उनके माता पिता ने तुरंत हामी भर दी थी। स्वयं लता जी भी बेहद खुश थी। ऐसे संगीत प्रेमी और कला परखी मनोज साहब के साथ उनकी संगीत कला परवान चढ़ेगी, इसी विश्वास के साथ उन्होंने अपनी ससुराल की चौखट पर कदम रखा था। हर क्षेत्र में अव्वल रहने वाली लता जी के लिए घर गृहस्थी की बागडोर संभालना सहज नहीं था। जब शादी के 4-5 माह बाद उन्होंने अपना सितार और तबला घर से मंगवाया था तो मनोज जी के पापा देखते ही फट पड़े थे। यह तुम्हारे नाचने गाने की उम्र है क्या। उनकी निगाहें चुभ सी रही थी। भय से लता जी का शरीर कांपने लगा था। लेकिन मामला ऐसा था कि वे अपनी बात रखने से खुद को रोक न सकी थी। पापा, आपकी बातें सही है, लेकिन यह भी सच है कि संगीत मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है। देखो बहू, इस खानदान की परंपरा और प्रतिष्ठा के समक्ष व्यक्तिगत रुचियों और इच्छाओं का कोई महत्व नहीं है। तुम्हें स्वयं को बदलना ही होगा। कहकर पापा चले गए थे। लता जी घंटों बैठी रही थी। सूझ नहीं रहा था कि क्या करे क्या नहीं। शायद मनोज जी कुछ मदद करे। मन में जब यह ख्याल आया तो कुछ तसल्ली हुई थी। उस दिन वे काफ़ी देर से घर लौटे थे। तनिक रूठी हुई भाव मुद्रा में लता जी ने कहा, जानते हैं आज क्या हुआ। हाँ, पापा बता रहे थे तो उन्हें समझाइए ना। लता, यहाँ कहाँ सितार बजाओगी, बाबूजी न जाने क्या कहेंगे। जब कभी मेरा तबादला इस शहर से होगा तब मैं तुम्हें सितार खरीद दूंगा, तब तुम खूब बजाना। कह मनोज जी तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। आखिर उनका तबादला पंजाब हो ही गया। मनोज जी को मनचाहा कार्य मिल गया। जब घर पूरी तरह से व्यवस्थित हो गया और एक दिन पटरी पर चलने लगा तो एक दिन लता जी ने दबी आवाज में सितार की बात छेड़ी। मनोज जी हंस दिए। अब तो तुम्हारे घर दूसरा ही सितार आने वाला है, पहले उसे पालो पोसो, उसका संगीत सुनो। रोहित गोद में आया तो लता जी उसके संगीत में लीन हो गई। जब वह स्कूल जाने लगा तब फिर सितार की याद आई उन्हें। पति के कहने की सोच ही रही थी कि फिर उल्टियाँ होने लगी। आकाश के गोद में आ जाने के बाद तो वे और व्यस्त हो गई।
दो दो बच्चों का काम अवकाश के क्षण तो कभी मिलते ही नहीं थे। आकाश भी अब स्कूल जाने लगा तो थोड़ी राहत मिली। एक दिन रेडियो पर सितार वादन चल रहा था। लता जी तन्मय होकर सुन रही थी। पति चाय पी रहे थे, बोले, अच्छा लगता है ना सितार वादन? हाँ, ऐसा बजा सकती हो? ऐसा कैसे बजा सकूंगी, अभ्यास ही नहीं है। अब तो थोड़ी फुर्सत मिलने लगी है। सितार ला दोगे तो अभ्यास शुरू कर दूंगी। पिछला सीखा हुआ फिर से याद आ जाएगा। अभी फालतू पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, मकान बनवाना है ना। मकान बनवाने में बरसों लग गए, तब तक बच्चे भी सयाने हो गए। उन्हें पढ़ाने लिखाने में अच्छा समय बीत जाता था। सुधा का बायोडाटा और फोटो सामने आ गया तो उसने फिर से उन्हें अपने अतीत की याद दिला दी थी। लड़की की माँ का नाम रेखा जाना पहचाना सा लगा था। सुधा से मिलते ही उन्होंने तुरंत स्वीकृति दे दी थी। सभी आश्चर्य में पड़ गए। आकाश जैसे होनहार के लिए सुधा जैसी मात्र बीए पास लड़की। लता जी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सुधा अच्छी बहू सिद्ध हुई। घर का कामकाज निपटा कर वह उनके साथ बैठकर कविता पाठ करती, साहित्य और संगीत से जुड़ी बारीकियों पर विचार विमर्श करती तो लता जी को अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते। आज भी लता जी रोज की तरह अपने काम में लग गई। सभी तैयार होकर अपने अपने काम पर चले गए। किसी ने भी उनके जन्मदिन के विषय में कोई प्रसंग नहीं छेड़ा। लता जी के मन में आशंका जागी कि कहीं ये लोग उनका जन्मदिन मनाने की बात भूल तो नहीं गए। हो सकता है सबने यह बात हंसी मजाक में की हो और अब भूल गए हो। तभी तो किसी ने चर्चा तक नहीं की। शाम ढलने को थी। सुधा पास ही खड़ी थी। हाथ बटाने के लिए कई तरह के व्यंजन बनाए गए। दाल छौंकने भर का काम उसने लता जी पर छोड़ दिया था। पूरी तैयारी हो गई। हाथ धोकर थोड़ा निश्चिंत हुई कि तभी रोहित और रेणु कमरे में मुस्कुराते हुए दाखिल हुए। लता जी ने अपने हाथ से पकाए स्वादिष्ट व्यंजन डोंगे में पलटे तो सुधा ने मेज पोंछ दी। तभी शोर मचाता हुआ आकाश कमरे में घुसा। हाथ में बड़ा सा केक का डब्बा था। आते ही उसने म्यूजिक सिस्टम चला दिया और माँ के गले में बाहें डालकर बोला, माँ जन्मदिन मुबारक। लता जी का मन हर्ष से भर उठा कि इसका मतलब आकाश को याद था। मेज पर केक सजा था, साथ में मोमबत्तियां भी जल रही थी। रोहित और रेणु के हाथों में खूबसूरत गिफ्ट पैक थे। यही नहीं, एक फूलों का बुके भी था। लता जी अनमनी सी आकर सबके बीच बैठ गई। उनकी पोती नेहा ने कूदते फांदते सारे पैकेट खोल डाले थे। यह देखिए माँ, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। यह नॉन स्टिक कुकवेयर सेट है। इसमें कम घी तेल में कुछ भी पका सकती है आप। रेनू ने दूसरा पैकेट खोला, फिर बेहद विनम्र स्वर में बोली, और यह है जूसर अटैचमेंट। मिक्सी तो हमारे पास है ही। इस अटैचमेंट से आपको बेहद सुविधा हो जाएगी। मनोज जी बोले, क्या बात है लता, बेटे बहू ने इतने महंगे उपहार दिए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पति की बात सुनकर लता जी की आंखें नम हो गई। ये उपहार एक गृहिणी के लिए हो सकते हैं, माँ के लिए हो सकते हैं, पर लता जी के लिए नहीं हो सकते। आंसुओं को मुश्किल से रोक कर वे वहीं बैठी रही। मन की गहराइयों में सतबद्धता छाती जा रही थी। सामने रखे उपहार उन्हें अपने नहीं लग रहे थे। मन में आया कि चीख कर कहे कि अपने उपहार वापस ले जाओ, नहीं चाहिए मुझे ये सब। रात होते होते लता जी को अपना सिर भारी लगने लगा। हल्का हल्का सिर दर्द भी महसूस होने लगा था। मनोज जी रात का खाना खाने के बाद बाहर टहलने चले गए। बच्चे अपने अपने कमरे में टीवी देख रहे थे। आसमान में धुंधला सा चांद निकल आया था। उसकी रोशनी लता जी को हौले से स्पर्श कर गई। वे उठकर अपने कमरे में आकर कुर्सी पर बैठ गई, आंखें बंद करके अपने आप को एकाग्र करने का प्रयत्न कर रही थी। तभी किसी ने माथे पर हल्के से स्पर्श किया और मीठे स्वर में पुकारा, माँ। चौंक कर लता जी ने आंखें खोली तो सामने सुधा को खड़ा पाया। यहाँ अकेली क्यों बैठी है? बस यूं ही, धीमे से लता जी ने उत्तर दिया। सुधा थोड़ा संकोच से बोली, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ माँ। सभी ने आपको इतने सुंदर सुंदर उपहार दिए, आप माँ हैं सबकी, परंतु यह उपहार मैं माँ के लिए नहीं, लता जी के लिए लाई हूँ, जो कभी प्रसिद्ध सितार वादक रह चुकी है। वे कुछ बोली नहीं। हैरानी से सुधा का चेहरा निहारती रह गई। सुधा ने साहस बटोरकर पूछा, माँ पसंद आया मेरा यह छोटा सा उपहार? चिहुक उठी थी लता जी।
उनके इस धीर गंभीर अंतर्मुखी रूप को देखकर कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कभी वे सितार भी बजाया करती थी, सुंदर कविताएं और कहानियां लिखा करती थी। उनकी योग्यता का मानदंड तो रसोई में खाना पकाने, घर गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने तक ही सीमित रह गया था। फिर सुधा को इस विषय की जानकारी कहाँ से मिली? उनके मन में क्या उमड़-घुमड़ रहा है, इसने कैसे जान लिया? हाँ, मुझे मालूम है कि आप एक अच्छी सितार वादक हैं। लिखना, चित्रकारी करना आपका शौक है। लता जी सोच में पड़ गई थी कि जिस लता जी की बात सुधा कर रही है, उस लता को तो वे खुद भी भूल चुकी है। अब तो खाना पकाना, घर को सुव्यवस्थित रखना, बच्चों के टिफ़िन तैयार करना, बस यही काम उनकी दिनचर्या के अभिन्न अंग बन गए हैं। डिग्री धूल चाटने लगी है। फिर बोली, तुम्हें कैसे मालूम ये सब? मालूम कैसे नहीं होगा, बचपन से ही तो सुनती आई हूँ। मेरी माँ जो आपके साथ पढ़ती थी कभी, बहुत प्रशंसा करती थी आपकी। कौन, रेखा? लता जी ने अपनी याददाश्त पर जोर दिया। यही नाम तो लिखा था बायोडाटा में। बचपन में दोनों एक साथ पढ़ी, एक साथ ही ग्रेजुएशन भी किया। लता जी की शादी पहले हो गई थी, इसलिए रेखा के विवाह में नहीं जा पाई थी। फिर घर गृहस्थी के दायित्व के निर्वहन में ऐसी उलझी कि उलझती ही चली गई। धीरे धीरे बचपन की यादें धूमिल होती चली गई। सुधा के बायोडाटा पर रेखा का नाम देखकर उन्होंने तो यही सोचा था कि होगी कोई दूसरी रेखा। कहाँ जानती थी कि सुधा उनकी घनिष्ठ मित्र रेखा की बेटी है। बारात में भी गई नहीं थी, जाती तो थोड़ी बहुत जानकारी जरूर मिल जाती उन्हें। बस इतना जान पाई थी कि पिछले साल बीमारी से रेखा की मृत्यु हो गई थी। सुधा अब भी कह रही थी, ठीक ही तो कहती थी माँ कि हमारे साथ लता नाम की एक लड़की पढ़ती थी। वह जितनी सुंदर, उतनी ही होनहार और प्रतिभाशाली भी थी। मैं चाहती हूँ तुम भी बिल्कुल वैसे ही बनो, मेरी सहेली लता जैसी। लता जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था उनकी नहीं, किसी दूसरी ही लता की प्रशंसा की जा रही है। लेकिन सच को झुठलाया भी तो नहीं जा सकता। कानों में सुधा के शब्द अब भी गूंज रहे थे, तो वह लता अभी भी खोई नहीं है, कहीं न कहीं उसका वजूद अब भी है। लता जी का मन भर आया, शायद उनका अचेतन मन यही उपहार चाहता था। फिर भी तसल्ली के लिए पूछ लिया था उन्होंने, पहले क्यों नहीं बताया? सुधा की आंखों में झांक कर लता जी ने हंसकर पूछा, कैसे बताती, मैं तो आपके इस धीर गंभीर रूप में उस चंचल हंसमुख लता को ही ढूंढती रही इतने दिन। हाँ, वह लता कहाँ रही अब सुधा? कब की पीछे छूट गई। सारा जीवन यूं ही बीत गया निरर्थक। ना कोई चित्र बनाया, ना ही कोई धुन बजाई। धुन बजाना तो दूर, सितार के तारों को छेड़ा तक नहीं मैंने। कौन कहता है आपका जीवन यूं ही बीत गया माँ? सुधा ने प्यार से लता जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, आपका यह सजीव घर संसार किसी भी धुन से ज्यादा सुंदर है, मुखर है, जीवंत है। घर तो सभी का होता है, लता जी धीरे से बोली, इसमें मेरा क्या योगदान है? आपका ही तो योगदान है माँ। इस परिवार की बुलंद इमारत आप ही के त्याग और बलिदान की नींव पर टिकी है। अभिभूत हो गई लता जी, मंत्रमुग्ध हो गई कि कौन कहता है भावुकता में निर्णय नहीं लेना चाहिए। उन्हें तो उनकी भावुकता ने ही सुधा जैसा दुर्लभ रत्न थमा दिया। यदि सुधा न होती तो क्या बरसों पहले छूट गई लता को फिर से पा सकती थी? उसके दिए सितार को उन्होंने ममता से सहलाया, जैसे बचपन के किसी संगी साथी को सहला रही हो। उन्हें लगा कि आज सही अर्थों में उनका जन्मदिन है। बड़े प्रेम से उन्होंने दोनों हाथों से सितार उठाया और सितार के तार एक बार फिर बरसों बाद झंकार से भर उठे। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब